हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। अभी 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे थोड़ी मोटी मोटी सी रिवीजन कर रहे हैं ना। कल वाले लेक्चर में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखा था। आज के लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। कंप्लीट तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट अभी होगा भी नहीं, अभी दिन ही बहुत कम बचे हैं। तो आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे और कोशिश करेंगे सारे यहाँ पे कवर हो जाए, जल्दी टाइम में कवर हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, सिर्फ मोटी मोटी सी रिवीजन आपको यहाँ पे करनी है। सबसे पहले तो जो बेसिक है, मतलब एक डेफिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो 4 पिट मेथड होता है वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन जो होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या होती है डेफिनेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए, इफ a dependent variable is of function of two or more independent variables, देखिए यहीं पे इसी को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की थी वहाँ पे क्या था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, है ना। यहाँ पे क्या होंगे, दो या फिर दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। देन an equation involving partial differential coefficient is called a पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक होता है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको पता चल जाना चाहिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ये किस फॉर्म की होती है, पी एक्स वाई पी प्लस क्यू एक्स वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड प्लस एस एक्स वाई। तो ये हमारे पास क्या होती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये लीनियर किस में होती है, पी क्यू एंड जेड में ये हमारे पास क्या होती है, लीनियर होती है। उसके बाद एक हो जाती है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस टाइप की नहीं होती, तो वो हमारी क्या हो जाती है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है कि लाग्रेंज लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास लाग्रेंज लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन निकालना काफ़ी इजी होता है। ये देख लीजिए, हमारे पास मान लीजिए क्या है, लाग्रेंज लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, कैपिटल पी प्लस क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे जो पी क्यू एंड आर है इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, लाग्रेंज लीनियर इक्वेशन, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे जो पी क्यू और आर है ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, है ना। तो अगर हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना हो तो सोल्व कैसे करते हैं हम इसको, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, ठीक है। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है डी एक्स अपॉन पी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्यू इज कैपिटल क्यू एंड डी जेड अपॉन आर, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है हमारे पास। अगर लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन गिवन है तो सिंपल हमें ऐसे सोल्व करना है इसको। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है कि अगर हमारे पास एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसके लिए मेथड होता है 4 पिट मेथड, है ना। अगर हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है तो हम 4 पिट मेथड से उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमें किस फॉर्म में गिवन होगी, हमारे पास होगी, नाउ लेट द गिवन partial differential equation f of x y z p q इज इक्वल टू 0। और हमारे पास जो ये स्मॉल p और q है ये क्या होते हैं, करली z अपॉन करली x एंड q इज करली z अपॉन करली y। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो 4 पिट मेथड होगा इसके लिए क्या होता है, 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखनी होती है ना। 4 पिट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन हम राइट डाउन करेंगे एंड उसके बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। देखिए जो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यहाँ से हमें क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाता है। अब बारी आती है कि हमारे पास जो यहाँ पे ये P है और Q है ये हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q with the help of 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसीलिए लिखते कि हमें वहाँ से P और Q की वैल्यू मिले और यहाँ पे पुट करके हम यहाँ पे Z निकाल सकें इंटीग्रेशन करके। ठीक है, तो 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, क्या होगी 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, इज डेरिवेटिव ऑफ P डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा माइनस, ओके, माइनस p इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, ओके, इज इक्वल टू dq अपॉन माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y माइनस q इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय p इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p प्लस q इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू dx अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू dy अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q। अब इसको याद कैसे रखोगे वो देख लीजिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, dp। ठीक है, अब dp हमारे पास आया है ना, तो आपको क्या करना, देखिए p हमारे पास क्या था, करली z अपॉन करली x। अब हमारे पास क्या है, dp आया है, तो p का कनेक्शन आपको यहाँ पे देखना है x के साथ, तो p के साथ हमारा क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे p है तो p। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ z। अब यहाँ पे क्या है, q। ठीक है, q क्या होता है, करली z बाई करली y, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब y के साथ होता है कनेक्शन तो q के साथ क्या आएगा, y आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ z सेम, ये q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए डी पी अपॉन माइनस एफ एक्स माइनस पी एफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस एफ वाई माइनस क्यू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एफ
पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एफ ऑफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ ऑफ क्यू। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा आप। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए मेन मकसद क्या होता है इसका, यहाँ पे जो हमने 4p ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है, यहाँ से हमें क्या निकालना होता है, p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, अगर यहाँ से z निकल जाता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना, p और q की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, देन हमें यहाँ पे पुट कर देना है और यहाँ से इंटीग्रेट करके z की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमें कई बार एग्जाम में हमें डायरेक्ट इक्वेशन गिवन होती है और वो एक स्पेशल फॉर्म होती है। ठीक है, अगर हमें क्लैरियट इक्वेशन गिवन है तो हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, उसको सोल्व नहीं करना होता, ना कोई 4p ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है, ना कोई और मेथड अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन क्या होगा वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको फॉर्म पहचाननी होती है कि क्लैरियट इक्वेशन है या फिर नहीं है। देखिए अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, नाउ इफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू ओनली। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो हमारे पास एक क्लैरियट इक्वेशन होती है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, देन इट्स सॉल्यूशन इज, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमें p की जगह पे a पुट कर देना है, क्या की जगह पे b पुट कर देना है डायरेक्ट, है ना। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी। ठीक है, याद रखना इसको, ये बिल्कुल सिंपल है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमारे पास जो होगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z, ठीक है, nth ऑर्डर है ना, करली एक्स एन प्लस a1 करली एन जेड अपॉन करली एक्स एन माइनस 1 करली y, क्योंकि पावर यहाँ पे वही बचनी है। ठीक है, n ही, अप टू ए एन करली एन जेड अपॉन करली वाई एन इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अगर हमें इस टाइप की इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है बताइए। देखिए करली z अपॉन करली x की जगह पे d आता है और करली z अपॉन करली y की जगह पे हमारे पास d डैश, हम ऐसे ही पुट करते हैं। ठीक है, इसको अब आप कैसे याद रखोगे, मान लीजिए हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है इक्वेशन, हमारे पास मान लीजिए लेट करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस a1 करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स करली y प्लस a2 करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, नाउ कंसीडर जो राइट हैंड साइड है उसको जीरो लेकर के चलना। ठीक है, कंसीडर द इक्वेशन करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस a1 करली स्क्वायर z अपॉन करली एक्स करली y प्लस a2 करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड विच इज सिम्बॉलिक फॉर्म इज d स्क्वायर प्लस a1 d d डैश प्लस
A2 D डैश स्क्वायर Z इज इक्वल टू 0। और ये हमारा जो आया है ये क्या है हमारे पास, करली अपॉन करली x जो है वो क्या है हमारा d है यहाँ पे, और करली अपॉन करली y जो है वो हमारा क्या है d डैश है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है, d की जगह पे हमें m पुट करना होता है और d डैश की जगह पे हम यहाँ पे 1 लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस a1m प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना, सिंपली इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सोल्व करना है। और हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब देखिए हमारे पास एम स्क्वायर प्लस a1m प्लस a2 ये हमारे पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है। ठीक है, तो हमें भी पता है कि यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 रूट मिलेंगे। अब हमारे पास 2 रूट आ गए तो सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमने मान लिया इसके पास 2 डिफरेंट रूट आए हैं, है ना। नाउ लेट m1 एंड m2 आर 2 डिफरेंट रूट्स। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसके पास 2 डिफरेंट रूट्स हैं, देन जो सॉल्यूशन होगा इज z इज इक्वल टू 5(1) प्लस m1x प्लस 5(2) प्लस m2x। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम CF बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये जो 2 रूट आए हैं ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, सेकंड केस हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमारे पास जो ये रूट आए हैं मान लिया हमने इक्वल हैं, इफ़ बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, देन CF क्या होगा यहाँ पे, z इज इक्वल टू 5(1) प्लस m1x प्लस x इंटू 5(2) प्लस m1x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर हमारे पास मतलब ऐसे ही r रूट आ जाते हैं जो कि इक्वल हैं, तो उस केस में यहाँ पे x की हम पावर रिपीट करते जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे x आया है, नेक्स्ट यहाँ पे x स्क्वायर आएगा अप टू xr-1 हमारे पास ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो जाता है CF लिखने का मेथड, अगर हमारे पास एक होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मतलब है यहाँ पे, अब मान लीजिए हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म की गिवन है, आर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x s इंटू partial derivative of u with respect to x and y plus t partial derivative of u with respect to y plus f x y u ux uy इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे पास ये इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें गिवन, कई बार हमें ऐसे भी दी होती है, कई बार हमें ऐसे भी दी होती है, कन्फ्यूज मत होना एग्जाम में, आर स्मॉल r प्लस s स्मॉल s प्लस t स्मॉल t प्लस f x y u, एक मिनट, अब u तो यहाँ से हट ही गया ना, तो u तो नहीं आएगा, है ना, x y z p q इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो r है यहाँ पे ये क्या है, u x x, s यहाँ पे क्या है, u x y, u x y, और t यहाँ पे क्या है, u y y, z यहाँ पे क्या है, u, और p यहाँ पे क्या है, करली u अपॉन करली x, एंड q यहाँ पे क्या है, करली u अपॉन करली y,
और जो z है वो यहाँ पे हमने u कर दिया, यानी कि कर ली z अपॉन कर ली x बोलते हैं ना हम p को, तो इसने ऐसे ही ये कि आप कंफ्यूज ना हो जनरल फॉर्म यहाँ पे इसने लिख दी है, ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमसे ये पूछा जाता है कि जो इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक है, ठीक है। यही तो पूछते हैं। नाउ लेट्स से इक्वेशन 1, ठीक है। देन अब मान लीजिए यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। नाउ इफ कलर चेंज कर लेते हैं ना, इफ s² minus 4rt is greater than 0, then equation 1 is hyperbolic, ठीक है। सेकंड है if s² minus 4rt is equal to 0, then equation 1 is parabolic, ठीक है। and now if s² minus 4rt is less than 0, then equation 1 is elliptic, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 इज एलिप्टिक। याद रखना, जब ग्रेटर देन 0 है हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक, और लेस देन 0 है तो एलिप्टिक, ठीक है। ये तो हो जाता है कि अगर हमें यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है, अगर हमें उसका नेचर बताना है कि वो कैसी होगी, ठीक है, ये तो वो हो जाता है। बट हमसे कई बार पूछता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होंगे। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हमसे पूछा जाए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होंगे, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट की बारी आई, अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन है हमारे पास r प्लस s स्मॉल s प्लस t प्लस f x y z p q इज इक्वल टू 0। हमारे पास ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करने हो, नाउ देन the roots of this equation कौन सी इक्वेशन, r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल टू 0। इसको आप आसानी से अब सोल्व कर सकते हो। ये क्या होती है, r कोल्ड। अब यहाँ पे इसके हमें क्या करने हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, आर कोल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं। अब उसके बाद बारी आ जाती है, कैरेक्टरिस्टिक रूट निकल गए, बट अगर हमसे पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होंगे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए हमने सबसे पहले तो क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। इसको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। लेट्स से जो रूट्स हमारे पास आए हैं वो आ गए लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, ठीक है। हमने मान लिया इसके पास ये दो रूट आए हैं, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। देन कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होंगे, देखिए dy अपॉन dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 एंड dy अपॉन dx प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, आर कोल्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। इनको सोल्व कर लेना है, तो y यहाँ से आ जाएगा, एक y1 आएगा, y2 आएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, अगर उसका नेचर हमारे पास क्या है, हाइपरबोलिक टाइप है, तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास दो
कैरेक्टरिस्टिक कर्व आते हैं, 2 रियल फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, बल्कि यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। नाउ इफ s square minus 4rt is greater than 0, then we have 2 real family of characteristic कर्व। सेकंड होता है इफ s square minus 4rt is less than 0, then we have 2 imaginary family of कर्व। अब आप मेरे को ये बताइए, अब आपके लिए है ये क्वेश्चन कि क्वेश्चन इज if s square minus 4rt is equal to 0, तब क्या होगा? अगर s स्क्वेयर माइनस 4rt अगर हमारे पास 0 है तो उस केस में क्या होगा? बता सकता कोई? चलिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए ना, कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पे ये होता हो, जहाँ पे 0 होता हो, है ना। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें, देखो हमने क्या कहा कि इफ़ s स्क्वेयर माइनस 4rt इज इक्वल टू 0, अगर ये है तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो क्या होंगे हमारे पास, क्या होंगे? बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक रूट कहाँ से फाइंड आउट करोगे आप? लैम्डा 1 और लैम्डा 2, आर लैम्डा स्क्वेयर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे आर एस टी की ऐसी वैल्यू लेनी है जहाँ पे एस स्क्वेयर माइनस 4rt करे तो वो हमारे पास क्या आए? 0। अगर मैं यहाँ पे एस ले लूँ, हम सिंपल एग्जाम्पल देख रहे हैं ना कि क्या होगा बिहेवियर। एस को अगर हमने 2 ले लिया, आर को अगर हमने 1 ले लिया, टी को अगर हमने 1 ले लिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। एस को ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वेयर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ देन लैम्डा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हो जाएगा -2/2। तो ये हमारे पास आ गया -1, ठीक है। ये रूट्स आ गए, यानी कि लैम्डा 1 भी -1 है, लैम्डा 2 भी यहाँ पे क्या है? -1 है ना। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस लैम्डा 1 है -1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये होगा dy/dx -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि dy इज इक्वल टू dx, y इज इक्वल टू x प्लस c, ठीक है। तो हमारे पास यही आएगी, ऐसे ही सेकंड के लिए भी यही आएगी जो क्या है? फैमिली ऑफ कर्व आएगी, है ना। ठीक है, वहाँ पे 2 फैमिली ऑफ कर्व आती है ना अगर हाइपरबोलिक का केस है, यहाँ पे एक ही आएगी। आई थिंक तो यही होनी चाहिए। एक बार आप भी बता देना कमेंट करके। ओके, थैंक यू सो मच।